कहते हैं कि इतिहास के कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा बदल देते हैं। 21 मई 1991 की रात भी कुछ ऐसा ही पल था। एक धमाका जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ले ली और पूरे देश को सदमे में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह हत्या किसने की और क्यों। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि उस 90 दिनों की है जब भारत की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसियां एक ऐसे हत्यारे की तलाश में थी जिसने कोई हथियार नहीं छोड़ा था, कोई सबूत नहीं छोड़ा था, ना ही कोई पहचान छोड़ी थी और अपने पीछे सिर्फ धुएं, लाशों और अनगिनत सवालों का ढेर छोड़ दिया था। 21 मई 1991 की शाम लगभग 6 बजे राजीव गांधी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चुनावी रैली खत्म कर चुके थे। उन्हें अगली रैली के लिए मद्रास जाना था, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने साफ कहा कि उड़ान संभव नहीं है। निराश होकर राजीव गांधी स्टेट गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़े। रास्ते में अचानक वायरलेस संदेश मिला कि खराबी ठीक हो चुकी है और हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए तैयार है। राजीव गांधी तुरंत वापस एयरपोर्ट लौटे, इतनी जल्दी में कि उनका निजी सुरक्षा दल भी पीछे रह गया और यही छोटी सी चूक आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलताओं में गिनी गई। रात लगभग 10:10 पर राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर पहुंच चुके थे। हजारों समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। मंच तक जाने से पहले वे हमेशा की तरह लोगों से मिल रहे थे, माला पहन रहे थे और अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी भीड़ में एक युवा महिला भी थी। उसने हरे और नारंगी रंग का सलवार सूट पहन रखा था और हाथ में चंदन की माला थी। जैसे ही वह राजीव गांधी के पास पहुंची, उसने उनके पैर छूने के लिए झुकने का अभिनय किया और अगले ही पल एक भयंकर धमाका हुआ। कुछ सेकेंड के भीतर पूरा इलाका धुएं से, चीखों से और अफरा तफरी से भर गया। इसी विस्फोट में राजीव गांधी सहित 18 लोगों की मौत हो गई। पूरा देश स्तब्ध था, कोई सुराग नहीं, कोई सवाल नहीं। 22 मई की सुबह अखबारों की सुर्खियां सिर्फ एक ही खबर से भरी थी। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। राव इंटेलिजेंस ब्यूरो, सैन्य खुफिया एजेंसियों और सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। न कोई हत्यारा पकड़ा गया, न कोई प्रत्यक्ष गवाह, न कोई स्पष्ट सबूत। यह भारत की सबसे कठिन जांचों में से एक बनने वाली थी। सरकार ने तुरंत एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। इसकी कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी.आर. कार्तिकेयन को सौंपी गई। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, राजीव गांधी के हत्यारों को ढूंढना, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। धमाके में लगभग सारे सबूत नष्ट हो चुके थे, लेकिन तमिलनाडु फॉरेंसिक लैब के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखरन की नजर अखबार में छपी एक तस्वीर पर पड़ गई। लाशों के बीच एक कैमरा दिखाई दे रहा था। यह कैमरा फोटोग्राफर हरि बाबू का था, जिसकी मौत विस्फोटक में हो गई। जब कैमरे की फिल्म विकसित की गई तो जांच अधिकारियों के हाथ 10 तस्वीरें लगी। इनमें से एक तस्वीर ने पूरे केस की दिशा बदल दी। तस्वीर में वही महिला दिखाई दे रही थी जिसके हाथ में चंदन की माला थी। उसके पास सफेद कपड़ों में एक रहस्यमय आदमी भी खड़ा था। फॉरेंसिक जांच में विस्फोटक के तारों के साथ हरे और नारंगी कपड़े के रेशे मिले। जब जांचकर्ताओं को समझ आ गया कि बम किसी कार या मंच पर नहीं लगाया गया था, बल्कि वह महिला खुद एक मानव बम थी, वह राजीव गांधी के बिल्कुल पास पहुंची, पैर छूने के लिए झुकी और उसी क्षण विस्फोट कर दिया गया। जांच में पता चला कि हरि बाबू ने ही उस महिला को वीआईपी क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद की थी। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। चंदन की माला की खरीद की रसीद, एलटीटीई प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकर की तस्वीर और एक पत्र जिसमें उसने लिखा था कि वह एक बेहद खतरनाक मिशन पर जा रहा है। अब पहली बार शक साफ तौर पर एलटीटीई की ओर बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक शंकर कोनेश्वरन को हिरासत में लिया। पूछताछ में
उसने तस्वीर में दिख रहे सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति की पहचान शिवरासन के रूप में की। उसने बताया कि शिवरासन एलटीटीई का भरोसेमंद ऑपरेटिव था और भारत आए 9 सदस्यीय स्क्वाड का नेता था। उसकी डायरी से नलिनी और दास उर्फ मुरुगन का नाम सामने आया। धीरे धीरे पुलिस ने नलिनी, मुरुगन, भाग्यनाथन और अन्य आरोपियों तक पहुंच बनाई। पूछताछ में अभी सामने आया कि आत्मघाती हमलावर का नाम धानु था और उसकी साथी शुभा थी। इस सवाल का जवाब श्रीलंका के गृह युद्ध में छिपा था। एलटीटीई यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम श्रीलंका में अलग तमिल राष्ट्र की मांग कर रहा था। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ। राजीव गांधी की सरकार ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी, लेकिन एलटीटीई ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना से संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। 1990 तक भारतीय सेना भारत लौट आई, लेकिन एलटीटीई नेतृत्व को डर था कि यदि राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो भारतीय सेना फिर श्रीलंका भेजी जा सकती है, और यहीं से उनकी हत्या की साजिश तैयार हुई। हत्या के बाद शिवरासन लगातार ठिकाने बदलता रहा। वह कभी सिख बनता, कभी मौलवी, तो कभी पुजारी का भेष बदलता। एक बार तो वह तेल के टैंकर के अंदर बने गुप्त कमरे में छिपकर चेन्नई से बेंगलुरु तक पहुंचा। पूरा देश उसकी तलाश कर रहा था। अगस्त 1991 में सूचना मिली कि शिवरासन बेंगलुरु के कोनानाकुंटे इलाके के एक घर में छिपा है। एनएसजी कमांडर ने पूरे इलाके को घेर लिया। योजना थी कि सभी आरोपियों को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन कार्रवाई में हुई देरी घातक साबित हुई। जब कमांडो घर के अंदर पहुंचे तो शिवरासन, सुभा और उसके साथी सभी ने साइनाइड खाकर खुद को खत्म कर लिया था। भारत की सबसे बड़ी जांच खत्म हो गई, लेकिन कई सवाल हमेशा के लिए दफन हो गए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कुल 26 लोगों को आरोपी बनाया। 1998 में विदेश टीएडीए अदालत ने सभी को दोषी ठहराया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आरोपियों की सजा में बदलाव किया और कई मौत की सजाओं को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इस केस की जांच के लिए जैन आयोग भी बनाया गया, जिसने व्यापक साजिश की संभावना सहित कई पहलुओं की समीक्षा की। वर्षों तक इस मामले पर बहस और कानूनी प्रक्रियाएं चलती रही। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी। इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवाद से निपटने की रणनीति और राष्ट्रीय राजनीति तीनों पर गहरा प्रभाव डाला। आज भी यह मामला भारत के इतिहास की सबसे चर्चित और सबसे जटिल जांचों में से एक माना जाता है। एक कैमरा, एक तस्वीर और 90 दिनों तक चली जांच ने आखिरकार साजिश के मुख्य सूत्रधारों तक पहुंच बनाई, लेकिन इस घटना से जुड़ी कुछ प्रश्न आज भी इतिहास और शोध का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ भारत के लोगों को जागरूक करना और जानकारी देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।